जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन भी सही तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे हम लोग सीएनए के नाम से करंट अफेयर की क्लास को कवर करते हैं। लेकिन आज सैटरडे है और प्रत्येक सैटरडे हम लोग कवर करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास। आधुनिक भारत के इतिहास को हम लोग कवर करते हैं। तो आज उसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का जो लास्ट वीडियो आया था वो आई थिंक 26वां लेक्चर था और उसमें हम लोगों ने बात किया था प्रार्थना समाज के बारे में, ब्रह्म समाज के बारे में, आर्य समाज के बारे में। उसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर का नाम क्या था हमारे, ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। वो टाइम पीरियड चल रहा है, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। और आज के वीडियो में हम लोग यंग बंगाल आंदोलन, रामकृष्ण मिशन और थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में डीपली समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप लोगों ने मेरा वीडियो लास्ट तक देख लिया तो मैं ये चीज़ गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, चाहे वह आपका सिविल लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर वहाँ आपके स्टेट पीएससी लेवल का हो या फिर वो कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, वहाँ पर यदि इन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग 100% सही करके आएंगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए और मेरी बातों को सुनिए। जितना कंटेंट मैंने यहाँ पर लिख रखा है इससे कई गुना ज़्यादा मैं मौखिक रूप में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये चीज़ पता है। जो नए विद्यार्थी हैं, यदि आप हिंदी माध्यम से किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है, ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। होता क्या है, पहले थोड़ा भूमिका बनाते हैं। भारत में औपनिवेशिक काल चल रहा है जिसने भारतवर्ष को पूरी तरह से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से छीड़ कर दिया था, कमजोर कर दिया था। उसी समय हमारे भारतवर्ष के कुछ बुद्धिजीवी लोग थे, जो शिक्षित लोग थे, उन लोगों में यह जागरण आया। उन लोगों में कहीं ना कहीं यह चीज़ निकल के आई कि हम समाज को फिर से जागृत करेंगे। पुनर्जागरण काल भी हम कह सकते हैं। लोगों को अपने धर्म के बारे में बताएंगे और उन्हें यह कहेंगे कि धर्म की जो बुराइयां हैं सिर्फ इन्हें फोकस करके ब्रिटिशर्स ने आपको यहां से लुभाने का प्रयास किया है। आप हमारी अच्छाइयों को भी देखें और धीरे धीरे करके हम ब्रिटिशर्स को भारत से भगाने का काम करेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। समाज को और धर्म को सुधारने की बात करेंगे ये लोग। हमारी कमियों को ये दूर करने की कोशिश करेंगे, अच्छाइयों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी के तहत हम लोग पिछले वीडियो में आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और कई समाज के बारे में हम लोगों ने समझा था। आइए चैप्टर पर चलते हैं। हम लोग आज बात करेंगे सबसे पहले यंग बंगाल आंदोलन की। ठीक है ना, यंग बंगाल आंदोलन एक तरह से क्रांतिकारी आंदोलन था। ध्यानपूर्वक समझिएगा आप लोग। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जितने भी आंदोलन आएंगे, जितने भी समाज बनेंगे, यहाँ पर संगठन बनेंगे, उन सब का लक्ष्य एक ही है, ब्रिटिशर्स को भारत से भगाना और भारतवर्ष को इन ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्रता दिलाना। ठीक, चलिए 1828 में बंगाल में एक रेडिकल ग्रुप का गठन होता है जिसके विचार क्या होते हैं, क्रांतिकारी विचार होते हैं। और इस पूरे रेडिकल ग्रुप के, इस संगठन के जो प्रवर्तक थे उनका नाम था हेनरी लुइस विलियम डेरोजियो। ये डेरोजियो नाम बहुत बड़ा बनने वाला है, आगे हम लोग जानेंगे। आप लोग समझ गए। यंग बंगाल आंदोलन का गठन 1828 में बंगाल में एक रेडिकल ग्रुप के रूप में हुआ और उनके जो विचार थे वो क्रांतिकारी थे। और इसके प्रवर्तक कौन थे, तो हेनरी लुइस विलियम डेरोजियो। ठीक, जो डेरोजियो थे ये फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थे। आप सबको पता है फ्रांस की क्रांति के बारे में हम लोग विश्व इतिहास में कवर करेंगे। ठीक है ना, टाइम पीरियड था, फ्रांस में लोग क्रांति कर रहे थे, स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। उसी तरह से भारत में यदि ब्रिटिशर्स आए हुए हैं तो क्या हम इन्हें नहीं भगा सकते। उस चीज़ से ये प्रभावित हुए और इन्होंने ये आंदोलन छेड़ दिया। इन्हें दो संगठन बनाया, डेरोजियो जी ने दो संगठन बनाया, एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज। इन दो संगठन के बारे में एक बार प्रीलिम्स में पूछा गया है तो आप लोग याद रखिएगा। इनके जो समर्थक थे, डेरोजियो के जो अनुयायी थे, यंग बंगाल आंदोलन के जो मेंबर थे, देखिए यहाँ पर लिखा है यंग बंगाल आंदोलन, तो जाहिर सी बात है विचार क्रांतिकारी होंगे। यंग का मतलब है कि जितने भी व्यक्ति उसमें होंगे सब यंग होंगे, किशोरावस्था में होंगे, तो उनके खून में उबाल होगा और क्रांतिकारी विचारधारा उनके अंदर दौड़ती रहेगी। तो इन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि आप सत्य के लिए जीने मरने वाले सद्गुणों का पालन करिए। मतलब इन्होंने लोगों को भड़काने का काम नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने उन्हें सद्मार्ग दिखाने का भी कार्य किया। इस पूरे के पूरे यंग बंगाल आंदोलन के प्रमुख मुद्दे क्या क्या थे, क्यों बनाया गया था, तो प्रेस की स्वतंत्रता, रैयतों की सुरक्षा, जमींदारों से, जमींदारों द्वारा रैयतों का बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था। ये सब आप पिछले वीडियोज़ में देख सकते थे। आज मैं आपको बता दूँ
कई दिनों से हेल्थ सही नहीं चल रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना माइंड में नहीं आ रही हैं। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट आप लोग बताइएगा कि मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँ या नहीं। जो समझ में नहीं आएगा कमेंट करिएगा आप लोग, और मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक, चलिए। सरकारी उच्च सेवा में भारतीयों को भी स्थान दिया जाए, प्रेस की स्वतंत्रता मिले, साथ ही साथ जमींदारों के द्वारा जो रैयतों का शोषण हो रहा है उन्हें छुटकारा मिले। ये 2-3 मुद्दे थे इनके। अब आइए बात करते हैं डेरोजियो के बारे में। इनके कुछ प्रमुख शिष्य हुए जिनका नाम था रामगोपाल घोष, के.एम. बनर्जी तथा महेश चंद्र घोष। ठीक है ना, ये इनके शिष्य हुआ करते थे। शिष्यों का नाम पूछ लेता है सिविल लेवल के एग्जाम में, प्रीलिम्स में आप लोगों से। ठीक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरोजियो के अनुयायियों को कुछ कहा था, ये वाक्य भी पूछा जाता है। तो उन्होंने कहा था कि बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत तथा हमारी जाति के पिता। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरोजियो के अनुयायियों को क्या कहा? हमारी जाति के पिता और बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत। ठीक, साथ ही साथ आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी डेरोजियो को माना जाता है। ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। आंदोलन का जो मूल संदर्भ था वह देसी था, परंतु विदेशी प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है। आंदोलन जो चलाया गया उसका जो संदर्भ था वह देश को स्वतंत्रता दिलाना, ब्रिटिशर्स से मुक्ति पाना, उनके कानूनों की अवहेलना करना। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें विदेशी प्रभाव भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो डेरोजियो थे ये फ्रांस की क्रांति से प्रभावित हुए थे, और जो नौजवान, जो यंग बॉयज़ थे उस समय के, जो क्रांतिकारी बोले जाते थे, जो इनकी सभा में शामिल थे यंग बंगाल आंदोलन में, वो इटली की क्रांति से प्रभावित थे। हम आगे देखेंगे। डेरोजियो फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थे और नौजवान इटली के स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित हुए थे। ठीक है, डेरोजियो ने लोगों में आर्थिक राजनीतिक स्तर पर जागरूकता लाने के लिए समाचार पत्रों, पुस्तिकाओं व संगठनों को माध्यम बनाया। ठीक इसी तरह से मैंने आप लोगों को बताया था कि राजा राम मोहन राय ने भी लोगों में सामाजिक जागरूकता लाने के लिए पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। न्यूज़पेपर्स बहुत सारे उन्होंने चलाए थे। इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, मैंने आपको इनके बारे में डीपली पढ़ाया। ठीक, तो कहीं ना कहीं इनका ही प्रभाव डेरोजियो पर भी बना हुआ था। ठीक, तो इस तरह से यंग बंगाल आंदोलन के बारे में यदि हम लोग 2 शब्दों में बात करें तो यंग बंगाल आंदोलन एक रेडिकल ग्रुप था जिसमें सभी युवा वर्ग के लोग थे। डेरोजियो इसके प्रवर्तक थे। साथ ही साथ इसका गठन कब हुआ था? 1828 में हुआ था। ठीक है, और इनके मुद्दे क्या थे कि प्रेस को स्वतंत्र करवाया जाए, अखबार वगैरह छापे जाएं। दूसरा मुद्दा इनका क्या था कि जमींदारों के द्वारा जो रैयतों का शोषण किया जाता, रैयत का मतलब होता है छोटे किसान। ठीक है ना, उनका जो शोषण हो रहा है उसे पूरी तरह से मुक्त किया जाए, और साथ ही साथ सरकारी उच्च सेवा में भारतीयों को भी स्थान दिया जाए। इनके कुछ प्रमुख मुद्दे थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरोजियो के अनुयायियों को अर्थात यंग बंगाल आंदोलन के सदस्यों को कहा कि ये हमारी जाति के पिता हैं और बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत हैं। डेरोजियो को प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी माना जाता है आधुनिक भारत का। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न बनेगा कि डेरोजियो कहाँ से प्रभावित थे, तो वो फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थे, और इनके जो अनुयायी थे वो इटली की स्वतंत्रता संग्राम से प्रभावित थे। ये प्रमुख इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग रामकृष्ण मिशन पे। रामकृष्ण मिशन कौन है? तो विवेकानंद जी के, स्वामी विवेकानंद जी के ये आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे। ठीक है ना, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन करते हैं? 1897 में कलकत्ता के 12 नगर में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। मैंने आप लोगों को इनके बारे में एक बार पढ़ाया भी है। जो स्वामी विवेकानंद के बारे में जिसे हम लोग जानते हैं, उन महान पुरुष का नाम बचपन में नरेंद्र नाथ दत्त हुआ करता था। लेकिन जब ये अमेरिका के शिकागो में गए थे ना, विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, वहाँ जाने से पहले एक महाराज हुआ करते थे इनके यहाँ, खेतड़ी महाराज। उन्होंने इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त से बदलकर स्वामी विवेकानंद रख दिया था। तो स्वामी विवेकानंद का नाम किसने रखा था? ये तो उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, लेकिन खेतड़ी महाराज ने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में जाने से पहले नरेंद्र नाथ दत्त का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद रख दिया था। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए। इन्होंने उपनिषदों, गीता के दर्शन, बुद्ध और यीशु के उपदेशों के माध्यम से मानव मूल्यों की शिक्षा को आम जनमानस तक पहुंचाया था। बिल्कुल सही है। 1893 में
शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में ये हिस्सा लेने जा रहे थे, उसी समय महाराज खेतड़ी ने स्वामी विवेकानंद इनका नाम रख दिया था। उसके पहले इनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त हुआ करता था। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का हिस्सा ये कब बने? तो 1893 में। कहा जाता है कि इन्होंने हिंदी भाषा में वहाँ पर भाषण दिया था। ठीक, चलिए, अध्यात्मवाद तथा भौतिकवाद के मध्य संतुलन स्थापित करने की बात को इन्होंने वरीयता दी कि अध्यात्मवाद और भौतिकवाद दोनों के मध्य संतुलन, सामंजस्य बनाकर रखा जाएगा, तभी हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। ठीक, इन्होंने कहा कि जो धर्म है वह आत्मज्ञान में है। आत्मज्ञान, अपने आप को समझना, अपने आप से चीज़ों को देखना, सही निर्णय लेना, यही धर्म है। आत्मज्ञान में ही इन्होंने धर्म की बात की। बाकी पुस्तकें, सिद्धांत और अन्य उपदेश ये सब सिर्फ इसके सहायक हैं। इन्होंने कहा कि जो पुस्तकें हैं, जो थ्योरीज हैं, जो सिद्धांत हैं और जो पत्रिकाएं हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ धर्म का एक सहायक हैं, सहायक के रूप में आती हैं धर्म को जानने के लिए। लेकिन धर्म एक आत्मज्ञान है, मतलब अपने आप को समझ लीजिए, स्वयं से निर्णय लेने लग जाइए अच्छे तरीके से सोच समझकर, इसी को धर्म कहते हैं। इन्होंने ऐसा कहा। इन्होंने कहा कि जातिवाद और छुआछूत, विषमता, ये सब किसी राष्ट्र की दुर्बलता के प्रमुख कारण हैं। इन्होंने कहा कि यदि किसी राष्ट्र को दुर्बल बनाना है, उसे कभी भी स्वतंत्र नहीं होना है, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ें ये हैं कि जातिवाद फैलाइए, छुआछूत वहाँ पर रहे और विषमता। यदि इन 3-4 चीज़ों से, जातिवाद की बात यही हुई, विषमता का भी बात यही हुआ, छुआछूत, सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इन सब का मतलब है कि एक दूसरे में वसुधैव कुटुंबकम की भावना ना होना, भाईचारे की भावना ना होना, आपस में लड़ना, जो ब्रिटिशर्स ने हमारे पूर्वजों के माइंड में बुरी तरह से भर दिया था। तो इन्होंने कहा कि यदि हम भारतवर्ष को स्वतंत्र करना चाहते हैं, उसे स्ट्रांग रखना चाहते हैं, तो हमें भारतवर्ष से जातिवाद, छुआछूत और विषमता जैसी चीज़ों को, कुप्रवृत्तियों को दूर करना पड़ेगा। लोगों को मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, अन्यथा यही सब किसी राष्ट्र की दुर्बलता के प्रमुख कारण होते हैं। 19वीं शताब्दी में नव हिंदू जागरण का इन्हें संस्थापक कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न बने कि 19वीं शताब्दी में नव हिंदू जागरण की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्हें आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। ये यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने किस व्यक्ति को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था, तो वो और कोई नहीं, स्वामी विवेकानंद जी थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनकी कुछ पत्रिकाएं हैं। प्रबुद्ध भारत, जिसे इन्होंने इंग्लिश में प्रकाशित किया था, और उद्बोधन नाम की पत्रिका को बांग्ला भाषा में इन्होंने प्रकाशित किया था। इन पत्रिकाओं का नाम आप लोग याद रखिएगा। यदि इनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है तो इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, जैसे राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, वेदांत फिलॉसफी, ये सब इनकी पुस्तकें हैं। ठीक, और एक महिला है जिनका नाम आप लोगों को पता होगा, सिस्टर निवेदिता। उनका रियल नाम था मार्गरेट नोबेल। ये इनसे प्रभावित होकर भारत आई थी, मार्गरेट नोबेल। जब ये भारत आई तो इनका नाम सिस्टर निवेदिता पड़ गया था। ठीक है, इनके जो गुरु हुआ करते थे रामकृष्ण परमहंस, वो कहा करते थे कि मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। ठीक, ऐसी बात कौन कहा करते थे, तो रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, जो इनके आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे, जिनके नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो रामकृष्ण मिशन को भी हम लोगों ने डीपली समझ लिया। कोई पॉइंट रह गया होगा मुझे पता है, क्योंकि सारी चीज़ें इस समय नहीं आ पा रही, बहुत दिनों के बाद मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। ठीक, धीरे धीरे सब कवर होगा, कमेंट करिएगा, सारे कन्फ्यूजन मैं दूर करूँगा। चलिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी पे हम लोग आते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना होती है वह 1875 में न्यूयॉर्क में होती है। 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में होती है, और इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे, तो मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लावत्स्की, कर्नल हेनरी स्टली अल्कार्ट, ये लोग इसके संस्थापक हैं। नाम याद रखिएगा। ये भारत में कब आया, तो 1882 में अड्यार, जिसे वर्तमान में देखिए इसे अड्यार कहा जाता था, फिर इसका नाम मद्रास पड़ा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। मद्रास में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला गया थियोसॉफिकल सोसाइटी का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1889 में एनी बेसेंट इंग्लैंड में इसकी सदस्य बन गई। एनी बेसेंट बहुत बड़ा नाम बनने वाला है, आगे देखेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए भारत में जब 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई, तो भारतवर्ष में कुछ पता ही नहीं था कि इस नाम की कोई संस्था है।
लेकिन होता क्या है कि 1882 में यह थियोसॉफिकल सोसाइटी अपने एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय की स्थापना मद्रास में कर देता है। जैसे यह मद्रास में आता है, एनी बेसेंट को पता चलता है, उसके पहले ही 1889 में, जैसे 82 में यहाँ स्थापना हो रहा है, लेकिन इंग्लैंड में एक महिला थी जिनका नाम एनी बेसेंट था। इन्होंने 1889 में इसकी सदस्यता ले ली और ये भारत आती हैं और 1893 में भारतीय, कर लीजिएगा यहाँ, भारतीय सोसाइटी का कार्यभार इन्होंने संभाल लिया। जो मद्रास में 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्यालय स्थापित किया गया था, उसकी कमान एनी बेसेंट ने अपने हाथ में ले ली। कब? 1893 में। ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी था, यह पुनर्जन्म व कर्म के सिद्धांत को मान्यता देता था। ठीक है न? कौन? थियोसॉफिकल सोसाइटी पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को मान्यता देती थी, कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से यह रिलेट करती थी। इसने बाल विवाह, जातिवाद का विरोध किया और विधवाओं की दशा सुधारने की बात की। प्रमुखता किसने की? एनी बेसेंट ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एनी बेसेंट के बारे में थोड़ा ये पॉइंट देख लीजिएगा। 1898 में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कहाँ पर? बनारस में। 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है बनारस में। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। लेकिन आगे चलकर 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने इसका नाम बीएचयू कर दिया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से इसे स्थापित कर दिया। तो यदि आपसे पूछे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पहले किस नाम से जाना जाता था, तो वो सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। वो ऐसा होम रूल आंदोलन था जो आयरलैंड के होम रूल पर आधारित था, भारतवर्ष में चला था। हम लोगों ने इसे पॉलिटी के क्लास में भी समझा है। ठीक, फिर 1917 में कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में होती है, लेकिन 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनती हैं एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। कब बनी? 1917 में। तो ये पॉइंट थे थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन और यंग बंगाल विभाजन से संबंधित या फिर यंग बंगाल आंदोलन से संबंधित। ठीक है, जुबान लड़खड़ा रही है, सूख रहा है बहुत ज़्यादा गला, है ना? कोई बात नहीं, जैसे ही अब पूरी तरह से तो हेल्थ सही नहीं हुआ है, जैसे ही सही हो जाएगा कोशिश कर रहा हूँ कि मंडे से मैं आप लोगों के क्लासेस देने लग जाऊँ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैंने अपनी कोशिश की, 100% दिया हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग कमेंट करिएगा, अगर गलतियाँ होती हैं तो सुधार भी होता है। मुझे नहीं लगता कि कोई मिस्टेक हुई है। यदि ऐसा है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा चीज़ों को क्लियर करने की। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मंडे के दिन सीएनए की क्लास में सुबह 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। बच के रहिए, मौसम चेंज हो रहा है, हेल्थ आप लोगों की भी बिगड़ सकती है।